प्यारे विद्यार्थियों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज फिर आपके लिए हम बोर्ड परीक्षा 2020 को देखते हुए सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा का पेपर 2019 का विश्लेषण लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि पिछला आपको विश्लेषण अच्छा लगा होगा और इसी क्रम में अगला विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरिट स्टूडेंट की कॉपी सामाजिक विज्ञान 2019। आइए शुरू करते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है ये, और ये 2019 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। सोशल साइंस 27 तारीख को ये पेपर हुआ था, और इसमें किस प्रकार से बच्चे अपना परफॉर्मेंस करते हैं और किस प्रकार से उनकी लिखावट होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। ये 2019 बोर्ड का पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सोशल साइंस 2019। इसमें सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। रोल नंबर लिखने के बाद 3.25 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर आप देखिए 80 मार्क्स के साथ साथ कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, उनको आप देखें। और इसके अंदर जो प्रश्नों का पैटर्न है वो मैं आपके अंदर पेपर के अंदर छपा हुआ आता है। 1 से 10 तक क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनमें 20 वर्ड में आपको आंसर देना होता है। इसी प्रकार 11 से 19 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 40 वर्ड के अंदर उनका आंसर देना होता है। 20 से लेकर 26 तक जो प्रश्न आते हैं वो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 100 वर्ड्स के अंदर उनका आंसर आपको देना है। वर्ड्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। 27 और 29 जो क्वेश्चन आते हैं, 27 टू 29, 27वां और 29वां क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और इसमें 150 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं। और 28वां क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देने होते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो है वो मानचित्र का है, और मानचित्र के अंदर आप 6 अंक ला सकते हैं और 5 अंक का ये क्वेश्चन होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन 30 को तैयार अच्छा करें। और प्रश्न संख्या 24 व 27 व 29 तक आपको आंतरिक विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे और उनमें से आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है। तो इसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और मेरिट स्टूडेंट की वही पहचान है कि कॉपी के अंदर उसकी लिखावट साफ हो और सुंदर अक्षरों में उसका लिखा हुआ हो और ओवर राइटिंग नहीं हो। आइए सीमित समय में हम इसको ख़त्म करेंगे आज वीडियो को। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। किन्हीं 2 महाजनपद, पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। आधे और आधे 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है पहले प्रश्न का, सिंपल सा प्रश्न का आंसर लिखा है महाजनपद के नाम मगध और वत्स, और इसको इसमें पूरे से पूरे मार्क्स मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो है दीवाने आरिज क्या था। 1 नंबर का प्रश्न है। तो दीवाने आरिज जो था उसके बारे में आपको 20 वर्ड के अंदर आंसर देना है, और 20 वर्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन या 3.5 लाइन या 4 लाइन। बलवन ने मंगोले के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए एक विभाग का गठन किया था। उस विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा प्रश्न कि किन्हीं 2 समर्थकों के नाम बताइए। 2 समर्थकों के नाम लिखोगे तो आपको आधा प्लस आधा नंबर मिलेगा। दोनों समर्थकों के नाम आपको याद होना जरूरी है। तो दोनों समर्थकों के नाम इस बच्चे ने जो लिखे हैं वो हम देखेंगे। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक H.J. लॉस्की व डिग्वी हैं। इस प्रकार आपको बिल्कुल सुंदर राइटिंग में और सीमित आंसर और कम शब्दों में अच्छा प्रदर्शन करना है। काबिल तारीफ आपको कॉपी के अंदर अपना प्रदर्शन होना चाहिए। और आप देखेंगे चौथा प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं। तो देखिए, तुंगभद्रा के अंदर इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य हिस्सेदार हैं।
अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है, पांचवा प्रश्न। उत्पाद से क्या आशय है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे आप, बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है और किस प्रकार से मेरिट स्टूडेंट अपना कॉपी के अंदर लिखता है, बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं होती है। उत्पादन उपयोगिता का सृजन, मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो तृतीय क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम लिखने हैं आपको। छठा प्रश्न है, तो तृतीय क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम आप देखिए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में परिवहन व संचार आदि शामिल किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्र की गतिविधियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जो पूछा गया है उसी का आंसर लिखना है। 7वें प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग का कोई एक कार्य बताइए। तो नीति आयोग का अभी हाल ही में बहुत ही कम समय में इसका गठन किया गया था और इसका एक कार्य आपको बताना है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो नीति आयोग का कार्य थिंक टैंक योजना बनाना, जो नीति आयोग के ही उपसमूह ज्ञान व नवाचार हब द्वारा किया जाता है। तो आप भी अगर सामाजिक का अध्ययन आपने अच्छे तरीके से किया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, 8वां प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न का जो आंसर है वो इस प्रकार है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति समग्र मांग में वृद्धि की स्थिति से उत्पन्न मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां प्रश्न। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। तो अगले प्रश्न का आंसर होगा, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ रेगनार नार्स के अनुसार है कि कोई देश गरीब हैं क्योंकि वह पहले से ही गरीब हैं, गरीबी का कारण गरीबी है, वह गरीबी का प्रभाव भी गरीबी है। यानी अगर हमारी सोच ही गरीब है तो हम कभी अमीरी की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। सोच से अमीर बनिए तो गरीबी अपने आप चली जाएगी। 10वां प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी का आंसर इस बच्चे ने बखूबी दिया है और आप देख सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब मौसम के प्रतिकूल होने पर उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण जैसे भारतीय कृषि में मौसम के प्रतिकूल होने पर उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 11वां प्रश्न। एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, कोई 2 कार्य लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक नंबर के 2 नंबर का प्रश्न है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आप विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे। तो ये प्रश्न अंडरस्टैंडिंग है और इस प्रश्न को आप अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इसका आंसर देंगे तो बड़े आंसर आपको दे सकते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते हम विधानसभा के नेता के रूप में निम्न कार्य करेंगे। पहला कार्य हमारा होगा धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करना और दूसरा कार्य हमारा होगा कानून निर्माण की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण निर्णय आदि लेना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, तो देखो सीमित 40 शब्दों के आंसर लिखना है इनका प्रश्नों का। तो आप 40 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखें। आप लोगों की आदत होती है कॉपी भरने की, कॉपियाँ नहीं भरनी है। जितना कहा गया है तुलनात्मक रूप से उसका अनुसरण करके और उतनी ही मात्रा में उसका हमें आंसर देना है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं और इस जल स्रोत में निर्माण संबंधी कोई भी 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न के 3 टुकड़े हैं और 2 नंबर का प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर बच्चे ने दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। चावल उत्पादन के लिए प्रश्न नंबर कौन सा था बच्चों, 12वां था। 12वें प्रश्न का आंसर अभी इसने नहीं दिया है। अभी 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये वीडियोस मैंने आपके कोरोना वायरस के इस महामारी के कारण स्कूलों के बंद हो जाने और स्कूलों के अंदर पढ़ाई सुचारू रूप से जारी नहीं रहने के कारण और इस समय का लाभ उठाने के लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और इस सीरीज़ को आप लंबे समय तक देखना चाहते हैं तो आप लोगों से विनम्र अपील है
कि आप मुझे इंडिकेटर दें, और इंडिकेटर देने के लिए आपको कमेंट करना है। और इस चैनल जो है RL चार्ट नाम से चैनल है, R कैपिटल L JAAT, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा अगले आने वाला वीडियो से आप वंचित नहीं रहें और आपको जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, आइए बच्चे, 13वां प्रश्न, चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं वर्षा संबंधी आवश्यक दशाएं लिखिए। तो चावल उत्पादन के लिए जो 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 75 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा की। आपको पता है चावल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर जो है वो 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आइए 14वें प्रश्न की हम बात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। और अगर इसका मिलान आप आसानी से अच्छे तरीके से कर देते हैं तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप इसमें से आधा ही करते हैं तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार बच्चे ने इसका मिलान किया। बिटुमन जो है वो 75 से 80% होता है, लिग्नाइट 35 से 50%, पिट 15 से 35% और एंथ्रासाइड 80 से 90%। इस प्रकार आपने इसका मिलान करके आपको 2 में से 2 अंक लाने हैं। मिलान वाले प्रश्न में ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों ने पूरे वर्ष अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो। आइए 15वां प्रश्न हम देखते हैं। 15वें प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है, लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों को मरने से बचाने के लिए आप कौन से 2 उपाय सुझाएंगे। कॉमन सा प्रश्न है, आप इसका प्रश्न अपने माइंड से भी सेट कर सकते हैं। लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों के मरने का कारण वहाँ स्थापित कागज और गन्ने के उद्योग द्वारा निकला प्रदूषण है। हम इसे कम करने के लिए निम्न उपाय अपनाएंगे। औद्योगिक इकाइयों को नदियों से दूरी पर लगाना और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में न डलाकर उनको भस्मीकरण और निस्तारण करना। 15 प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो चुका है। 16वें प्रश्न का आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ऊपर से उठाए जाते हैं और आप लोग अंदर घुसते रहते हैं किताब में, तो आप भी ऊपर की तरी और नॉलेज को बढ़ाएं और व्यवहारिक नॉलेज को बढ़ाएं। देखिए 16वां प्रश्न व्यवहारिक नॉलेज पर आधारित है कि राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कोई 4 योजनाएं लिखिए। अब सिंपल सी बात है कि बालिका शिक्षा के लिए जो 4 योजनाएं उनका नाम बताना है। तो पहली योजना आपकी गार्गी पुरस्कार, दूसरी आपकी बेटी योजना, तीसरी देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं साइकिल वितरण, और चौथी आपके स्कूल के अंदर जो बालिकाओं के लिए जो छात्रावास प्रदान किए गए हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान करना। तो इस प्रकार आप अगर करंट नॉलेज भी रखेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, तो कुछ प्रश्नों के जवाब आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। 17वां प्रश्न, इंटरनेट के महत्व में कोई 4 बिंदु लिखिए। तो देखिए इंटरनेट के महत्व, आज के इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी है और आज हम इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ पाए हैं और हम चाहेंगे कि इंटरनेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी है और आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। देखिए इंटरनेट के महत्व, किसी भी सूचना को दूर दराज स्थानों तक भेजने के लिए इंटरनेट का महत्व किया जाता है। जैसे हम आज ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आपसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता हूं तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी जानकारी को सरलता से पाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा और उन्नत संचार के मोबाइल तकनीक अपनाने के लिए, विभिन्न ऐप्स का प्रयोग करने के लिए आपको इंटरनेट का प्रयोग लेना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। कितना सिंपल प्रश्न आया है बच्चों 10वीं वालों, दया आती है मेरे को इस प्रश्न पे कि वाहन चलाते समय चालक द्वारा कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। कोई 4 लिखिए। हम सभी वाहन चलाते हैं तो 4 सावधानियां हमें लिखनी है। वाहन को उचित गति सीमा में चलाना, यानी उसका जो स्पीड है उसको सीमित समय में चलाना। यातायात संकेतों की पालना करना, कॉमन बात है। मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन नहीं चलाना, हमें दारू वगैरह पीकर सेवन करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। और कोहरे आदि की स्थिति में इन स्थितियों के प्रशिक्षित होने पर ही वाहन चलाना चाहिए। कितना अच्छा आंसर है 18वें प्रश्न का। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं, आप घबराएं नहीं, आराम से तैयारी करें। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करना है आपको। तो स्वच्छता के प्रकार में सबसे पहले आती है सामुचिक स्वच्छता, जैसे मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। और स्वच्छ देश में, स्वच्छ घर में, स्वच्छ परिवार में, स्वच्छ मानसिक, स्वच्छ मन का निवास होता है। तो सामूहिक स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है।
सामूहिक स्वच्छता का संबंध ग्रामीणों द्वारा खुले में मल मूत्र त्यागने के संदर्भ में ग्रामीणों को आपको जागरूक करना चाहिए और स्वच्छता के बारे में बताना इनके अंतर्गत आता है। शुष्क स्वच्छता का संबंध शौचालय आदि से है और अपनाए गए प्रयासों से है। सिर्फ हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है। इस प्रकार से 19वें प्रश्न का आंसर आपने लिखा। 20वां प्रश्न थोड़ा सा अलग स्टाइल का है। धम्म यात्रा और धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपकी किताब के अंदर से आपको पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर पाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर धम्म यात्रा, देखो अशोक के शासनकाल में इनकी नियुक्ति व्यवस्था की गई थी। धम्म यात्रा अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें पशुओं की बलि दी जाती थी और अशोक ने इन्हें धम्म यात्रा की शुरुआत की जिसमें पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्राएं कर श्रमणों और ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। धम्म महामात्र अशोक में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की जिसका प्रमुख कार्य धम्म का प्रचार और कैदियों की सेना कम करना, अनेक परिवारों को आर्थिक सहायता देना, ये धम्म मात्र का था। तो आप भी प्रश्न को पढ़ें और समझें और किताब में और देखें आप। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपकी किताब में सारे आंसर लिखे हुए हैं और आप पढ़े होंगे। 22वां प्रश्न हमारे समक्ष है। 21वां प्रश्न आप अपने से देखें और समझें। यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए बच्चे ने कितना काबिल तारीफ आंसर लिखा। यूरोप में जो हुआ था राष्ट्रवाद, व्यक्ति के देश प्रति निष्ठा, प्रेम, देशभक्ति के निम्न कारण थे। मध्यम वर्ग का वहाँ उदय हुआ था। मध्यम वर्ग के उदय के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव टॉपिक के बारे में आपको बताना है। क्रांतिकारी भावना के बारे में आपको बताना है और इस प्रकार से आपको भाषा व साहित्य भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था। 23वां प्रश्न देखते हैं हम। 23वें प्रश्न के अंदर आप लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 2 परिस्थितियों की आवश्यक मानते हैं, विवेचना कीजिए। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न आपके समक्ष आंसर है कि हम लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति केंद्रित भावना को आवश्यक मानते हैं। व्यक्ति की जो भावना होगी उसी के द्वारा लोकतंत्र चलेगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका इसका पहला पॉइंट है। शांति व व्यवस्था बनाए रखना ये हमारा दायित्व है। तो देखिए कितना शानदार तरीके से इसने आंसर लिखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। तो इसने अथवा वाला उत्तर दिया है क्योंकि ये 24वां प्रश्न ऑप्शनल है। ऑप्शनल प्रश्न के अंदर आपको 2 में से 1 प्रश्न करने होते हैं। स्वदेशी से होने वाले किन्हीं 4 लाभों का आपको बताना है। स्वदेशी से, तो अथवा का उत्तर स्वदेशी का अर्थ है स्वयं के देश का अर्थ है अपने देश के अंदर जो भी आप लाभ प्रदान कर सकते हैं या देश में निर्मित वस्तुएं खरीदना है। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सहायक है। राजस्व में वृद्धि की जा सकती है और आत्मरक्षक कवच के रूप में इसको जाना जाता है स्वदेशी को। विरोधी देश की को देगी जवाब, यानी अगर आप स्वदेशी वस्तुओं का अनुसरण करते हैं तो हमारे देश के लिए और हमारे सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा हो सकता है। सारों के संस्थापक गैस संस्थापक कौन थे? आपके अनुसार उपभोक्ता हानि बचने के लिए कर्तव्यों का पालन कीजिए। राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण थे? राजस्थान के किन 2 किसान आंदोलन पर प्रकाश डालना है। और इसमें भी अथवा में प्रश्न था, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और गोविंद गुरु के ऊपर आप चाहे जिस पर इसका आंसर लिख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का वर्णन करना है या राज्य के कार्य व शक्तियों का प्रश्न का वर्णन। 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य की निम्न शक्तियों में विवेचना, कार्यपालिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। इसमें भी अथवा के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और स्वतंत्र संवैधानिक और दिए गए भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें भारत के मानचित्र में अहमदाबाद, दादरा नगर हवेली, आगरा, सिक्किम और दिल्ली को दर्शाना है। आइए बच्चे की कॉपी में आपको बताता हूँ। ये इन्होंने 23वें प्रश्न का आंसर लिखा है। कितना शानदार तरीके से इसने वाइफरगेट करके गैर संस्थान स्रोत और संस्थात्मक स्रोत के बारे में बताया है। और अगला आंसर इसका जो है वो है 26वां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। पूरा पॉइंट टू पॉइंट इस बच्चे ने लिखा है और आप भी इसी की भांति अगर लिखेंगे तो मेरिट में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान में किसान आंदोलन के कारण
किसान आंदोलन, विजोलिया किसान आंदोलन वगैरह, उसके कारण क्या थे, नौकरशाही, लालच, अंग्रेज, बेगू किसान आंदोलन, इसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं और आप पूरा आंसर लिखेंगे। ट्रेंच, अमृतलाल गोलीकांड, बर्ड किसान आंदोलन के बारे में, आप किसी भी 2 किसान आंदोलन के बारे में आपको बताना था। देखिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का एक परिचय आपको देना है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों के कार्य विभाजन, पॉइंट टू पॉइंट बच्चे ने देखिए आंसर दिखा है। कार्य संचालन, लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के मध्य समन्वय, विभिन्न पदों का नियुक्तियाँ करता है। और इस प्रकार से राज्यपाल का परिचय इसने दिया है, कार्य शक्तियाँ बताई है और विधायी शक्तियाँ भी बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट जब इसका आंसर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 30वां प्रश्न, अहमदाबाद दिल्ली नक्शे के अंदर लगाना है। 21वां प्रश्न, महाराणा प्रताप, जो पहले प्रश्न इसने बच्चे ने जवाब नहीं दिया था तो इसने बाद में लास्ट में इसका जवाब दिया है। देखिए कितना अच्छा इसने जवाब दिया है। महाराणा प्रताप मानसिंह को भेजना, जितने विशिष्ट मंडल भेजे थे, टोडर मंडल, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर युद्ध, सभी के बारे में विस्तार से बच्चे ने बताया है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के बारे में बच्चे ने बताया है। और इसने देखिए नक्शे के अंदर सबसे बढ़िया बात है कि जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें दिल्ली, आगरा, सिक्किम, अहमदाबाद, दादरा नगर हवेली के बारे में सभी चीज़ें एकदम विस्तार से इसने बताई हैं। और कितना अच्छा शानदार इसका आंसर है और कितनी शानदार इसकी कॉपी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार से आंसर लिखें और बच्चे को आप लोग समझें और इस कॉपी को आप बार बार देखें और आपकी कॉपी के अंदर भी इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।